महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान में हुआ था। मध्यकालीन जो इतिहासकार हैं उन्होंने उनको कीका कहकर भी बुलाया। दरअसल कीका जो लफ्ज है, वर्ड है, उनको भीलों के समुदाय से मिला। चूंकि बचपन उनका काफी भीलों की संगत में गुजरा। राजस्थान में भील जो थे एक प्रजाति थी, काफी बहादुर लोग जाने जाते थे। उनकी संगत में महाराणा प्रताप का बचपन बीता, वहीं से उनको नाम मिला कीका। और कीका का जो भीलों की जो जबान है उसमें मतलब होता है बेटा। महाराणा प्रताप जो बचपन से ही मेवाड़ की मिट्टी से रोजाना तिलक करते थे और एक चुटकी भर मिट्टी कपड़े में बांधकर अपने साथ हमेशा रखते थे, जो उनको लगातार देश के प्रति, मिट्टी के प्रति वफादार होने की ऊर्जा, मिट्टी के पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत, ऊर्जा देती रहती थी। सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद 1572 में जब इनके पिता उदयमान सिंह सेकंड द्वितीय का देहांत हुआ, तो उससे पहले उन्होंने अपने 9वें पुत्र जगमल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और उस वक्त ऐसी प्रथा थी कि जिस वक्त अंत्येष्टि होती थी, पिता की अंत्येष्टि होती थी, तो उसका जो उत्तराधिकारी था उसको अंतिम संस्कार में जाने नहीं दिया जाता था। दरअसल उस वक्त काफी ऐसे केस हुए थे जिसमें उत्तराधिकारी को अंत्येष्टि स्थल पर ही हमला करके मार गिराने की कोशिश की गई विरोधियों द्वारा। इसीलिए ये वहां प्रथा थी, चलन में था कि उत्तराधिकारी को मुखाग्नि के वक्त मौजूद नहीं रहने दिया जाए। वो राजमहल में ही रहकर, दरबार में ही रहकर गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहा होता था। वहीं सुरक्षित रूप से सारे सैनिकों के साथ रहता था। जब उनकी पिता की अंत्येष्टि हुई तो जो सरदार थे, जो उनके अंगरक्षक थे, सैनिक थे, जो सलाहकार थे, जो मंत्री थे, उन्होंने पूछा कि जगमल कहां है। तो लोगों ने बताया कि वो तो राज सिंहासन की तैयारी कर रहे हैं, महल में है। तो उनको बहुत फिक्र हुई, क्योंकि उनको मालूम था कि वो इतने काबिल नहीं है गद्दी संभाल सकें। गद्दी संभालने का पूरा हक बड़े पुत्र राणा प्रताप को था। प्रताप बहुत होशियार थे, बहादुर थे, युद्ध कला में माहिर थे। वही इस सिंहासन को, इस राजपाट को सुरक्षित रख सकते थे, क्योंकि चारों ओर मुगलों का हमला होकर उनका कब्जा हो चुका था। यहां तक कि जो मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़ पर भी 4 साल पहले मुगलों का, यानी अकबर का कब्जा हो चुका था। लिहाजा उन्होंने फौरन, जो सरदार थे, अंत्येष्टि कराने के बाद फौरन सैनिकों के साथ दरबार पहुंचते हैं। वहां देखते हैं तो जगमल, जो राजा उदय सिंह सेकंड का दूसरा, राणा प्रताप का भाई, नमा पुत्र, 9वें नंबर का पुत्र, पूरी तैयारी कर रहा है, सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके कुछ बॉडीगार्ड भी साथ में है। तो जो सरदार साहिबान है, जो मंत्री थे, सभा सलाहकार थे, उन्होंने कहा आपकी जगह ये नहीं है, इस पर बैठने का अधिकार सिर्फ प्रताप जी का है। वो नाराज हो गया। उसके बाद इन मंत्रियों ने, सिपह सालारों ने सैनिकों की मदद से उनके हाथ पकड़वाकर गद्दी से उठवाकर दूसरे स्थान पर बिठा दिया। इससे उनको बहुत पीड़ा हुई, बहुत लज्जा हुई, वो शर्म से लाल हो गए, लेकिन कुछ कह ना सके। चूंकि सरदार जो थे, सिपह सालार थे, उम्र में काफी बड़े थे, पिता के बहुत खास थे, तो गुस्से में कुछ कह नहीं पाए, चुपचाप वहां से झल्ला कर निकल गए। उनका चेहरा था बिल्कुल लाल, गुस्से से लाल हो गया था। उसके बाद जब अंत्येष्टि हो गई, उसके बाद अगले दिन राणा प्रताप को ढूंढने के लिए ये सारे लोग निकलते हैं। चूंकि राणा प्रताप जो है वो एक जगह, बावड़ी जगह होती है, वहां महादेव का मंदिर होता है, वहीं जाकर मेवाड़ छोड़ने की तैयारी कर चुके थे। क्योंकि पिता द्वारा अपने 9वें पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया गया था, इसलिए उन्होंने समझा कि पिता ने जब 9वें भाई जगमल को, छोटे भाई को उत्तराधिकारी बना दिया है, मैं वहां बड़ा होकर रहूंगा, उसके अंडर में काम करना होगा। तो उन्होंने ये मर्यादा के खिलाफ समझा और मेवाड़ छोड़ने में ही भलाई समझी, समझदारी, सूझबूझ दिखाई, मेवाड़ छोड़ने का प्रण कर लिया। और पिता की अंत्येष्टि होने के बाद सीधे वहां से निकल गए। और मैंने बताया जगह जो बावड़ी जगह है, जहां महादेव का मंदिर है, वहीं बैठे थे। तभी वहां जो सलाहकार है, सिपह सालार है, मंत्री है, उनको ढूंढते ढूंढते पता निकालते पहुंच गए। फिर उनको सारी बात बताई। उसके बाद वहीं एक पत्थर पर बिठाकर उनका राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद जगमल जो है, उसने गुस्से में, उसने भी बेइज्जती समझकर मेवाड़ छोड़ दिया। राणा प्रताप के गद्दी पर बैठने से पहले 4 वर्ष पहले, मैंने पहले बताया, 4 वर्ष पहले ही चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। लिहाजा उन्होंने गद्दी संभालते ही मुगलों से संघर्ष करने की तैयारी शुरू कर दी। उनको मालूम था कि मुगल अब आक्रमण करेंगे, कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा उन्होंने खुद को संगठित करने की, अपने पूरे सैनिकों को फिर से संगठित करने की योजना बनाई, सैनिकों के लिए काम किया, युद्ध की तैयारी की, संघर्ष करने की तैयारी करने लगे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था।
इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो उनके दरबार की, उनके शासनकाल की जो भी जमीन थी उसमें जो फसल खड़ी थी सबको नष्ट कराने का आदेश दिया। सारी फसल नष्ट करा दी गई, जलाकर राख कर दी गई। उन्होंने दरअसल ऐसा एक योजना के मुताबिक किया था क्योंकि उनको मालूम था कि मुगल सेना यहाँ आएगी, उसको खाने के लिए कई दिन तक युद्ध चलेगा, यहाँ रहेगी, खाने के लिए रसद चाहिए, राशन चाहिए। वो जो साथ में राशन लाएंगे वो इतना लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, तो यहाँ से हमारी फसल खाकर हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारा अन्न खाकर हमारी जनता द्वारा, हमारे जो लोग हैं उनके प्रजा द्वारा जो अन्न उगाया जा रहा है उसको खा करके हमें ही वो मारने के लिए दौड़ेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। लिहाजा उन्होंने पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया। चारों ओर से जो बड़े बड़े कुएं थे, जो पानी के साधन थे, उनको भी बंद कराने का आदेश दिया गया। और उसके बाद अकबर ने 1573 और 1575 के बीच अपने 3 खास दूत जो मैसेज पहुंचाने वाले होते हैं, एक राजा मान सिंह, उनके पिता भगवंत दास, और तीसरे उनके नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को अपना संदेश लेकर राजा महाराणा प्रताप के पास भेजा। लेकिन ये तीनों ही महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हुए। अकबर का जो मैसेज है उसको उसके लिए राजी करने में, उसके लिए ढालने में तीनों असफल हुए, इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई, लिहाजा वार्ता विफल हो गई। लेकिन मान सिंह के आने के सम्मान में महाराणा प्रताप ने उदय सागर झील के किनारे एक बहुत बड़े भोज का आयोजन कराया। लेकिन जब भोज शुरू हुआ तो मेहमान नवाजी के लिए राणा प्रताप की जगह उनका बेटा अमर सिंह आया। इससे मान सिंह को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उनको लगा कि ये हमारे सम्मान के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। लिहाजा वो बीच में ही भोज छोड़कर चल दिए। और जब वो जा रहे हैं तो राणा प्रताप ने उनको बुलाने की कोशिश की, और जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दरअसल मैं आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि आप अकेले आए यहां, आपको अकेले नहीं आना चाहिए बल्कि अपने फूफा यानी कटाक्ष किया। ये राणा प्रताप ने मान सिंह के ऊपर एक कटाक्ष किया कि आपको अकेले नहीं बल्कि अपने फूफा अकबर के साथ आना चाहिए था। और ये बात मान सिंह को बहुत आघात पहुंचाती रही, उनको अंदर तक झकझोर गई। उसके बाद मान सिंह वहां से चले जाते हैं। उसके फिर कुछ वक्त के बाद हल्दी घाटी का युद्ध चलता है। हल्दी घाटी के मैदान में 21 जून 1576 को तपती धूप में मुगल फौज और महाराणा प्रताप की फौज एक दूसरे के आमने सामने तैयार थी, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। मुगलों की सेना को पहली कामयाबी तब मिली जब उन्होंने राणा प्रताप की सेना के हाथियों के सरदार यानी सबसे खतरनाक खूंखार लड़ाई में युद्ध कौशल में माहिर हाथी सरदार हाथी के महाबत को मार दिया, हाथी को अपने कब्जे में ले लिया। राणा प्रताप की हाथी जो खास मुख्य हाथी था उस पर अकबर की सेना का जो महावत था वो सवार हो गया और उसको अपनी ओर लाने के लिए कोशिश करने लगा, अपनी ओर ले आया। और जो महान इतिहासकार हैं अब्दुल कादिर बदायूनी साहब, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मानसिंह बहादुरी दिखाते हुए अपने हाथी को आगे ले आए। राणा प्रताप के सैनिकों ने अपने साथियों यानी हाथियों से ही उनको रोकने का प्रयास किया। इस बीच मानसिंह की मदद के लिए हाथी टुकड़ी के कमांडर हुसैन खां भी आगे आ गए। जो सैन्य टुकड़ी थी, हाथी की टीम थी, उसको लेकर के मानसिंह की रक्षा के लिए, सपोर्ट करने के लिए हुसैन खां आगे आ गए। मुगलों की फौज के एक हाथी ने राणा प्रताप की फौज के मुख्य हाथी पर जबरदस्त हमला किया जिससे उसका महाबत मारा गया। मान सिंह की सेना का एक महाबत उस पर सवार हो गया और वो उसको मुगल सेना की ओर ले गया। और इस जीत की खास खबर अकबर को एक संदेश वाहन द्वारा दी गई। उसी लिए जब युद्ध चल रहा था, महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर मान सिंह के सामने आ गए। उन्होंने मान सिंह पर भाले से हमला किया। मान सिंह के हाथी ने महाबत की, मान सिंह के जो हाथी है उसके महाबत की राणा प्रताप के हमले में मृत्यु हो गई। लेकिन हाथी की सूंड में भी, चूंकि उस वक्त हाथी की सूंड में भी इस हाथी को सदाकर, उसको सिखाकर उसकी सूंड में भी तलवार थमाई जाती थी, लपेट के इस तरीके से तलवार बांधी जाती थी कि हाथी सूंड इस तरीके से घुमाता रहता था, जो सामने आता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लिहाजा उस सूंड की तलवार में जो तलवार जो सूंड में फंसी थी, उसके हमले में जो महाराणा प्रताप का मशहूर घोड़ा था चेतक, कहते हैं जो हवा की तरह बातें करता था, हवा की चाल से उड़ता चलता था, बहुत सूझबूझ समझदार घोड़ा था। उसके पैरों में गंभीर चोट आ गई, उसके खून निकलने लगा। और उसी वक्त जो बाकी मुगल सेना है वो पूरी एकदम महाराणा प्रताप के घोड़े को पकड़ने के लिए
और मान सिंह जो उनके सेनापति थे मुगल सेना के, उनको बचाने के लिए पूरी सेना महाराणा प्रताप की ओर बढ़ पड़ती है। महाराणा प्रताप के जो सैनिक, जो उनके सिपहसालार होते हैं, उनके सरदार होते हैं, वो उनसे कहते हैं आप इस वक्त यहां से निकल जाइए, यहां रहना आपका सही नहीं है, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो अगली बार संगठित होकर फिर से इनका जवाब देंगे, हम इनको फिर से खदेड़ देंगे। अभी हालात ठीक नहीं है क्योंकि दुश्मन काफी अधिक संख्या में है और हम चारों ओर से घिर भी चुके हैं, आपका घोड़ा भी घायल हो चुका है। लिहाजा उन्होंने, जो सैन्य कमांडर थे, उन्होंने कहा आप युद्ध से चले जाएं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने जो युद्ध कला में, कौशल में माहिर, महारता हासिल करने वाले जो कमांडर हैं, सैन्य कमांडर, उनकी बात को महाराणा प्रताप ने माना और युद्ध से निकल गया। लेकिन मुगल सेना को भ्रमित करने के लिए उन्हीं के सैनिक को मुगल महाराणा प्रताप के पूरा जो वेशभूषा है, जो उनका राजसी छतरी सर पे लगती थी, पूरी उनकी जो पोशाक है पहना दी गई। ये दरअसल मुगल सेना को धोखा देने के लिए ऐसा किया जा रहा था कि जिससे मुगल सेना समझे कि राणा प्रताप यहां मौजूद है और यहीं जमी रहे, यहीं डटी रहे, राणा प्रताप का पीछा न करे। और एक सोची समझी प्लानिंग के तहत राणा प्रताप को वहां से निकाल दिया गया। उनका घोड़ा चेतक, जो कि घायल अवस्था में था, लेकिन घायल होते हुए भी पूरी ताकत से वफादारी निभाते हुए, अपने मालिक के खिलाफ होने वाले खतरे को भापते हुए वहां से उनको सीधे लेकर आंखों से ओझल हो गया, निकल गया, हवा से बातें करता हुआ उनको दूर ले गया। इधर भीषण लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा था। जो सैनिक महाराणा प्रताप के कपड़े पहनकर, वेशभूषा पहनकर लड़ रहा था, उसको मुगल सैनिक महाराणा प्रताप मान रहे थे। इसी प्रकार उस पर हमला किया गया, मुगल सैनिकों ने इकट्ठे होकर हमला किया और इसी हमले में महाराणा प्रताप के भेष में जो सैनिक लड़ रहा था उसकी मृत्यु हो जाती है। मुगल सैनिक समझते हैं कि महाराणा प्रताप मारे गए, लेकिन नहीं, महाराणा प्रताप वहां से निकल चुके थे। जब वो देखते हैं महाराणा प्रताप नहीं है, फिर उसके बाद युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद महाराणा प्रताप का घोड़ा उनको लेकर वहां निकल जाता है। चूंकि घोड़ा बहुत घायल हो चुका था, लड़ाई लड़ रहा था, थकन उसको हो चुकी थी, पैर से काफी खून निकल चुका था, लिहाजा जो इतिहासकार हैं बताते हैं कि उसको हार्ट अटैक आने से उसकी मृत्यु हो गई। उसको राणा प्रताप ने वहीं दफन किया, उसके बाद आगे निकल गया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नीति में बदलाव किया। दरअसल उन्होंने आमने सामने के युद्ध के अलावा उन्होंने छापा मार गुरिल्ला युद्ध की ओर अपना रुझान बनाया, उसकी तैयारी की। फिर मुगल सेना जहां दिखाई पड़ती उस पर हमला करके जंगलों में छुप जाते, गुरिल्ला हमला करते, छापामार युद्ध करते, छुप जाते। कभी कभार जो मुगल सेना का राशन वाली टीम जा रही होती है, राशन लेकर सैनिक जा रहे होते हैं, उस पर हमला करते हैं, उनको मार देते हैं। सही सलामत उनका जो राशन है सैनिकों तक नहीं पहुंच पाता था। इस प्रकार बहुत तरीके से वो छुपकर हमला कर रहे थे। मुगल सेना की नाक में दम हो रखा था, लगातार छुपकर हमले करते जा रहे थे। मुगल सेना का मनोबल टूट रहा था और कई दिन तक लगातार, ये सालों तक हमले चले। अकबर भी सोच रहा था कि ये बहुत बाकी बहादुर राजपूत राजा है जो हमारी पकड़ से बाहर है, अब तक हमारी संधि कबूल नहीं की, जंगल में रहने को मजबूर है। घास की रोटियां, बताते हैं इतिहासकार, उन्होंने जंगल में रहकर घास की रोटियां बनाकर खाई, जंगली फल फूल खाए, उनसे गुजारा किया, लेकिन कभी अकबर की सेना के आगे या अकबर के आगे झुके नहीं। लगातार वो अकबर की सेना को, मुगल सेना को हमला करके, छापामार हमला करके नुकसान पहुंचा रहे थे। और इसी बीच एक दिन शिकार खेलते खेलते, जब वो शिकार खेल रहे थे, मैं आपको बता दूं, एक बार उनका जो पुत्र है, जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त अजमेर के गवर्नर होते हैं जो राणा प्रताप का पुत्र है अमर सिंह, वो अजमेर के गवर्नर खाने खाना यानी रहीम, जो रहीम है, जो मशहूर शायर रहीम उनका नाम होता है, वो अजमेर के गवर्नर थे उस वक्त। उनके पूरे परिवार को बच्चों और महिलाओं सहित कैद कर लेता है, अपने पास रख लेता है, जंगल में बंद कर देता है। जब महाराणा प्रताप को यह खबर पहुंचती है तो वो कहते हैं, फौरन अपने बेटों को डांटते हैं, एक मैसेज भेजते हैं, संदेश बाग द्वारा संदेश भिजवाते हैं कि फौरन महिलाओं बच्चों को छोड़ दिया जाए। ये मुगलों की निशानी नहीं है, ये माफी चाहूंगा, ये राजपूतों की निशानी नहीं है। राजपूतों का ऐसा प्लान, राजपूतों के खून में ये नहीं है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्याय किया जाए, जुर्म किया जाए, लिहाजा फौरन उनको छोड़िए। उसके बाद उनके जो पुत्र अमर सिंह है, फौरन अब्दुल रहीम खाना जो उस वक्त अजमेर के गवर्नर हुआ करते थे, मशहूर शायर थे, कवि थे, उनके बच्चों फैमिली को छोड़ देते हैं और इसका रहीम पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो राणा प्रताप की शान में काफी दोहे और शेर भी लिखते हैं। यूं वक्त गुजर रहा था, टाइम निकल रहा था, धीरे धीरे एक दिन तारीख आती है राणा प्रताप की, जिस दिन चोट लगती है। एक दिन 1596 में शिकार खेलते वक्त महाराणा प्रताप को शिकार खेलते हुए उनके बॉडी में चोट लग जाती है। वो दरअसल घोड़े से गिर जाते हैं। चोट इतनी गंभीर होती है कि तमाम हकीम जो वैद्य हैं अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं,
उनकी चिकित्सा कर रहे होते हैं, लेकिन राणा प्रताप को कोई ज्यादा आराम नहीं मिल पाता है। उनकी जो सेहत है लगातार स्वास्थ्य उनका गिर रहा था, बिगड़ रहा था, और एक दिन धीरे धीरे 19 जनवरी 1597 को राजपूत समुदाय का ये सितारा, राजस्थान का नायक इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है।